सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र। तो यह 2023 का अभ्यास प्रश्न पत्र है और जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड की परीक्षा चल रही है उसमें इन अभ्यास प्रश्न पत्र का बहुत ही महत्व है, इसीलिए सभी बच्चे इन अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करके देख लें। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले सही विकल्प। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो यह पंडित जवाहरलाल जी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल है गेहूं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम खालिस्तान में लागू हुआ था, तो यह 1972 में लागू हुआ था। भारतीय रेल परिवहन को खालिस्तान रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है, तो इसका आंसर आएगा 16। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले खालिस्तान थे, तो सेठ हुकुमचंद थे। खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है, तो आर्थिक विकास से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ था, यह हुआ था 2009 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। ओलंपिक गेम, तो ओलंपिक गेम मेक्सिको सिटी और भारत में है। तो भारत में क्या है? देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक सरकार है। सार्वजनिक क्षेत्र, तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त करता है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है? तो ये है CPWD। CPWD जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। फिर आता है IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर आता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके बाद देखिए सत्य असत्य। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पंतन है, यह सत्य है। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है, सत्य है। रेंडर पेस्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था, यह असत्य है। सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, नहीं, असत्य है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है, असत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, तो सत्य है। फिर हम देखते हैं जैव अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 है, अजैव संसाधन और जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीवन व्याप्त है। और अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। फिर आता सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? तो सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करे, तो सतत विकास या सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है, भूमि अपर्दन या मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? तो भूमि के ऊपरी सतह वाले या पानी, भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, इसे मृदा का अपर्दन या मृदा का कटाव कहा जाता है। इसी का अथवा है भूमि निम्नीकरण की समस्या
को दूर करने के 2 उपाय बताइए। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के लिए वृक्षारोपण करें और चारागाहों के उचित प्रबंध तथा पशुचारण से नियंत्रण। उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारत के मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उनके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है वह चावल है और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है और इसमें अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसे बोला गया है गहन जीविका कृषि। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। तो आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर है वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं और उनके निर्माण एवं संचालन के काम आते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। फिर देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान बताइए। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान निम्नलिखित है। उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10। डिजिटल भारत क्या है। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम को ही डिजिटल भारत कहा गया है। इसके बाद प्रश्न 10 का अथवा है सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व बताइए। तो सड़कें बनाने की लागत कम रहती है। सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जाता है। छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्च आता है और सड़कों के कारण घर घर एक सामान और सेवाएं पहुंच सकती है। इसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है। उसके बाद में आता है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है राजमार्ग से क्या आशय है। राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य मार्ग कहा जाता है। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे। भारत सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की सड़क योजना प्रारंभ की है जिसके 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और दूसरा है पूर्व से पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इसके बाद में आता है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह शुल्क दूसरे देशों से जो वस्तुएं आती है उन पर लगाया जाता है। इसके बाद इसी का अथवा है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा गया है। तो अनुबंध मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। 19वीं सदी में भारत से दूसरे देशों में काम करने के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था जिसे गिरमिटिया की संज्ञा दी गई। इसे नई दास प्रथा के रूप में वर्णित किया गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है जाबर किसे कहा जाता है। तो जाबर किसे कहा जाता है इसका उत्तर देखिए इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार, मिस्त्री आदि भी कहते हैं। उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए पर्याप्त एक जाबर रखते थे और जाबर कोई पुराने विश्वस्त कर्मचारी होते थे। फिर देखते हैं ईटी पाल कौन थे। तो ईटी पाल एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था जिन्होंने 19वीं सदी में एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। इसके बाद देखते हैं पंचांग किसे कहते हैं। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देने वाले वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। फिर देखते हैं पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि या मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। वह एक ताड़ के पत्रों पर यहाँ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। इसे पांडुलिपि कहा जाता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 15 चैप बुक से क्या आशय है। पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए चैक बुक शब्द प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 15 है चैप बुक से क्या आशय है। तो पॉकेट बुक के आकार की किताब के लिए
चेक बुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन आमतौर पर फेरी बेचने वाले या फेरी वाले के पास मिलती हैं और यह 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय किताब थी। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न 15 का अथवा है कि निरंकुशवाद से क्या आशय है। तो निरंकुशवाद राज्यकार्य की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो ना ही संवैधानिक पाबंदी, इसे बोला गया है निरंकुशवाद। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 16, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि संचार, परिवहन और व्यापार। तो यह हुआ आपका सेवा क्षेत्र। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम केंद्र सरकार ने भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू के लिए कानून बनाया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 17 कि व्यापार अवरोधक क्या है, इसे समझाइए। सरकार द्वारा माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। इसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है और यह कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और उत्पादित वस्तुओं को अनेक देशों में भेजती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए उत्पादन की लागत कम होती है, इसीलिए यह अधिक लाभ कमाती है। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 18, जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य के अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य और जीव जंतु की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहा जाता है। फिर देखिए कि वनों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो वनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। तो संघीय शासन व्यवस्था एक सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह प्रशासन करती है, जिसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसा संघीय शासन व्यवस्था में ही होता है। इसके बाद में आता है प्रश्न 19 का अथवा केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन निम्न अनुसार होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर। फिर प्रश्न 20, सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देती है। तो स्व सहायता समूह निम्न चीज़ों के लिए ऋण देती है। देखिए चीज़ों के लिए ऋण देती है। जो स्व सहायता समूह है यह उचित दर पर ऋण देती है। कार्यशील पूंजी की जरूरत जैसे बीज, खाद और बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन और हथकरघा, पशु खरीदने आदि के लिए और संपत्ति खरीदने आदि के लिए ऋण देती है। इसके बाद में आता है अथवा प्रश्न क्रमांक 20 का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की कोई 3 अंतर बताइए। तो औपचारिक क्षेत्र है, इन क्षेत्र में बैंक और सरकारी समितियां आती हैं और औपचारिक क्षेत्र कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। औपचारिक क्षेत्र महंगा नहीं होता। फिर आता है अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ऋण साहूकार या व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि के लिए आदि के द्वारा ऋण दिया जाता है और अनौपचारिक क्षेत्रीकरण में ब्याज दर अधिक होती है। तीसरा, यह ऋण औपचारिक की तुलना में महंगे होते हैं। फिर आता है प्रश्न 21, असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी और स्वराज्य की प्राप्ति। फिर हम देखते हैं इसी का अथवा है जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट अधिनियम 1919 में लागू हुआ, जिसके विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ और पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किरजू को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल भेज दिया गया।
इसके विरोध गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन एक सभा हुई और जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना उनके सैनिकों की सभा को जो सैनिकों की सभा थी उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई। परिणाम स्वरूप 800 से अधिक लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों ने वहां के कुएं में जाकर के अपने प्राण भी दे दिए। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड था। फिर आता है प्रश्न 20, राजनीतिक दल के कार्य बताइए। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, नीति और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना, कानून का निर्माण करना, सरकार बनाना, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, आपको इनका वर्णन भी करना है। फिर आता है राजनीतिक दल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती, कोई 4 चुनौती लिखिए राजनीतिक दल के सामने। तो राजनीतिक दलों के सामने सबसे पहली चुनौती है कि लोकतंत्र में केवल कुछ नेताओं के हाथों में ही सारी ताकत है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श लिया जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। राजनीतिक दलों में नियमित बैठक नहीं होती और न ही उनके आंतरिक चुनाव होते हैं। ये कार्यकर्ताओं से सूचना साझा नहीं करते और उसका हानिकारक परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। फिर देखते हैं अधिकतम नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नज़दीकी सदस्यों को स्थान दे देते हैं। इस प्रकार यह स्थिति सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय की स्थिति होती है। यह पूरी तरह से लोकतंत्र के विरोध में है। कई बार देखा जाता है कि अनुभवहीन लोग ऊंचे पड़ाव पर आसीन होते हैं और भारत के राजनीतिक में यही प्रवृत्ति प्रचलित है। कई बार राजनीतिक दल चुनाव करने के लिए धन और बल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे अपराध और अपराधियों का भी महज लेते हैं और परहेज नहीं करते। साथ ही वे किसी धनवान व्यक्ति या कंपनी के प्रभाव में भी आ जाते हैं, जिससे दल को उस व्यक्ति विशेष कंपनी के अनुसार नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है। इस तरह के कार्य लोकतंत्र के विकास को रोकते हैं और दल के भीतर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करते हैं। फिर इसका चौथा पॉइंट है, आज के युग में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। भिन्न भिन्न पार्टियों की नीति और सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु आजकल बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नीतियों में बहुत कम अंतर रह गया है। जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं रहा, अतः जनता के लिए विकल्प का चुनाव सीमित है। इसके बाद में प्रश्न 23 आता है, नक्शा। तो देखिए नक्शे में नरेला ये है, रावत भाटा पूछा तो ये है, मयूरभंज है, गोवा है, उसके बाद में काकरापारा, बेलाडीला और फिर देखिए कल्पक्कम और केंद्र मुक्त। तो इस प्रकार से यह आप इस नक्शे को भी आप तैयार कर लीजिए और यह आपका बी सेट हुआ। इससे पहले ए सेट डाला जा चुका है और नेक्स्ट वीडियो में आपको सी सेट भी डाला जाएगा। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।